सरकार 17 की हो, सरकार 22 की हो, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि 27 के चुनाव से पहले जब भी कभी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उसकी नजर दिल्ली और दिल्ली की नजर उत्तर प्रदेश पर रहती है। इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार में इतने क्यास, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद एक सप्ताह तक विभागों का बंटवारा नहीं होना, उस पर क्या चर्चाएं रही, क्या समीक्षा हुई, किसके क्या विचार रहे, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा सियासी संदेश दिया और इस बार वजह बने योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में इस पर चर्चाएं बड़ी गर्म रही। नए मंत्रियों की शपथ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपा है बड़ा राजनीतिक गणित, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण, पीडीए का जवाब, चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट। 10 मई 2026 लखनऊ का राजभवन, सियासी हलचल तेज थी। कैमरों की नजरें पर हर चेहरे पर टिकी हुई थी और फिर एक एक करके नए मंत्रियों की शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद, पूरा मंत्रिमंडल के सारे सीनियर्स मौजूद। उन्होंने इस पूरे विस्तार को सुशासन, विकास, सबका साथ, गति देने वाला कदम बताया। लेकिन सवाल यही नहीं रुका, सवाल ये भी रहा प्रशासनिक मजबूती है या फिर 2027 के चुनाव का पूरा प्रबंधन, या ये कहिए जातीय समीकरण, या पीडीए के जवाब के लिए क्षेत्र के स्तर पर मंत्रिमंडल का बंटवारा। अगर इस विस्तार को ध्यान से देखें तो हर नाम, हर विभाग और हर चेहरे के पीछे एक साफ राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आंख में दिल्ली में भी, यूपी में भी 2024 के लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, वो किसान आंदोलन, किसानों से जुड़े हुए मसले को लेकर बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने को लेकर के, जैसे गठबंधन भी अगर उन्होंने किया रालोद के साथ में, तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि चौधरी परिवार को जोड़े रखना और अपने चौधरी को मजबूत करना, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष से हट करके जब वो खाली होते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में या सरकार में एक बड़ा ओहदा देना। भूपेंद्र सिंह चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें एमएसएमई जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। बल्कि पश्चिमी यूपी के कारोबारी और किसान वर्ग को ये एक संदेश दिया जा गया कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को साथ में हिस्सेदारी सरकार में, संगठन में लेके चलते हैं। अब रही बात ब्राह्मण समीकरण की, बीते कुछ वर्षों में लगातार विपक्ष इस बात का आरोप करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से नाराज है। ऐसे में मनोज पांडे का सपा से भारतीय जनता पार्टी में आना, वो एंट्री एक काफी अहम मानी जाती है, चूंकि इनका प्रभाव ऊंचाहार से लेकर रायबरेली तक, और समाजवादी पार्टी में यंग होने के नाते, एनर्जी होने के नाते, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी होने के नाते इनका कद समाजवादी पार्टी में काफी बड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इनको कैबिनेट मंत्री बनाती है तो खाद्य एवं रसद जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी देती है और संदेश ये देती है कि ब्राह्मण समाज अब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम भी है और राजनीतिक समीकरण में बहुत मजबूत उसका हिस्सा है। अब बात ओबीसी और दलित प्रतिनिधि कर लें तो उत्तर प्रदेश के राजनीति में ये दोनों वर्ग सत्ता की चाबी में माने जाते हैं, इसलिए पार्टी ने सामाजिक संतुलन साधने की पूरी कोशिश की। सुरेंद्र दिलेर को राज्य बनाया गया। दलित समाज से आने वाले सुरेंद्र दिलेर को महत्वपूर्ण रूप पद देकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया कि अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत करने के साथ साथ उस क्षेत्र के, उस समाज के लोगों की हिस्सेदारी भी हुई हो और सरकार शासन में हिस्सेदारी रहे, इसका पूरा प्रयास किया। वहीं कृष्णा पासवान की कहानी भी काफी चर्चा में रही। एक समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान को भी राज्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी इसे साधारण कार्यकर्ता से मंत्री तक के सफर की बात करती है, महिला मजबूती की बात करती है, उदाहरण के रूप में पेश कर रही है। और ये बात युवा चेहरों को की कर लें तो सोमेन तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल का जिम्मा दिया गया। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऊर्जावान, आक्रामक चेहरा माना जाता रहा है। अजीत सिंह पाल खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग। राजनीतिक विश्लेषकों का या अन्य जो समाचार या खबरों से सरकार शासन पर चर्चा करते हैं तो नई पीढ़ी की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी की जो लंबी पारी है या लंबी तैयारी है, हंसराज विश्वकर्मा को एमएसएमई मंत्रालय में सहयोगी बनाया गया। पूर्वांचल में विश्वकर्मा समाज की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी रहे हैं, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। और पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को अगर हम ध्यान से देखें तो बीजेपी ने लगभग सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व, इस कम इसलिए कहना चाहूंगा अब चूंकि विधायकों की संख्या
सदन की संख्या के हिसाब से ही मंत्रिमंडल तय किया जा सकता है, तो उस संख्या के अनुसार मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर या तो किसी को हटाते, कोई फेरबदल करते, लेकिन अगर सारे नए चेहरों को बैठाना था तो इससे ज्यादा वो बैठा नहीं सकते। ब्राह्मण, ओबीसी, दलित, पश्चिम, किसान, गरीब, पिछड़ा, महिला, ये सारी चीजों को जो समावेश इस मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, काफी ये कहिए सामंजस्य बैठाने के बाद, लेकिन विपक्ष की प्रतिक्रिया पर अगर आप जाएंगे तो अखिलेश यादव ने उसमें तुरंत प्रतिक्रिया दी, बोले दिखावे की राजनीति है। उन्होंने तन कसते हुए कहा असल सत्ता कहीं और है। जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री को भी दिल्ली में जाके देना पड़ता और समझना पड़ता। मंच में सिर्फ अभिनय चल रहा, पर्ची तो दिल्ली से आती है। ये बात कई बार मीडिया के माध्यम से अखिलेश जी ने कही। वहीं आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कहा कि विस्तार विकास के लिए नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए है, वोट को बचाए रखने के लिए है। बीजेपी भी जवाब देने में क्यों तैयार करे, क्योंकि संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मजबूत नेता, कौशाम्बी प्रयागराज से लेकर लखनऊ दिल्ली तक इनको बड़े संगठन की जिम्मेदारी भी कई बार दी जा चुकी है और इन्हीं के संगठन के नेतृत्व में सरकार की प्रचंड बहुमत आई। केशव प्रसाद मौर्य को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसी बात आती तो केशव जी मोर्चा संभालते हैं और उन्होंने कहा ये नई टीम पार्टी को, सरकार को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब बात इस फैसले की जिसे हम पूरे कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा निर्णय माना जा रहा, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। ये आयोग पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का वैधानिक आधार तय करेगा, यानी आने वाले पंचायत चुनाव जो कि देर से लगातार विपक्ष की चर्चा कर रहा था, तो पहले बीजेपी ने ओबीसी राजनीति पर बड़ा दांव चल दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक सिर्फ चुनावी फैक्टर नहीं बल्कि सत्ता की दिशा दशा तय करने वाला हो बड़ा सामाजिक समीकरण माना जाता है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बेहद रणनीतिक और बड़ा सवाल यहां तक है कि मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी 2027 को सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा। चुनौतियां कम नहीं है, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन जहां तक काम की बात करें, कानून, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, विकास की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर लें, गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन आपने ताजा देखा। मित्रों, एक बड़ी पुरानी बात है, जब हम महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में जाया करते थे तो ये आज कह सकते हैं रणडंके की चोट पे उत्तर प्रदेश देश का सबसे एक्सप्रेसवे में विकसित राज्य है। चाहे वो पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात कर लें, हमारे पास आगरा और यमुना एक्सप्रेस पहले से था, और प्रयागराज से मेरठ की दूरी तय करने वाला गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी मदद करेगा। तो योजनाओं की बात करें, क्षेत्रीय असंतोष अब आने वाले चुनाव में असर डाल सकते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने दोहरी चुनौती, एक तरफ कानून व्यवस्था और सुशासन वाली छवि को मजबूती से बनाए रखना, दूसरी तरफ सामाजिक संतुलन को संभाले रखना। विपक्ष का पूरा ध्यान फिलहाल इसी बात पर दिख रहा है कि कोई बड़ा सामाजिक वर्ग खुद को नजरअंदाज महसूस ना करे, वो सरकार, संगठन और भाजपा के साथ अपने आप को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करे। कैबिनेट विस्तार को सिर्फ मंत्री बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी रणनीति की शुरुआत की एक अध्याय की शुरुआत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नया मंत्रिमंडल सिर्फ राजनीतिक संदेश बनकर रह जाता है, सच में उत्तर प्रदेश के विकास की गति में इसके इन प्रतिनिधियों का अपना क्या योगदान होता है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई पटकथा अब धीरे धीरे लिखी जाने लगी है। मंचों से, प्रोग्रामों से, दोनों तरफ, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दिखने लगा है। उसका बड़ा पहला दृश्य लखनऊ में दिखाई दे चुका। आप क्या सोचते हैं, क्या यह मंत्रिमंडल विकास के लिए है या सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? कमेंट जरूर करें, लाइक करें, पूर्व की बात इस चैनल को देखते रहें, इससे टीम को प्रोत्साहन बढ़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।